बीच होटल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में उस वक्त के 9 सबसे अमीर लोग शामिल थे। चार्ल्स श्वाब, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, सैमुअल इंसुल, एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक के मालिक, हॉवर्ड हॉब्सन, सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड, एवार क्रूगर, इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट, जो उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी थी, लियोन फ्रेजर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट, रिचर्ड विटनी, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे, एल्बर्ट फॉल, एक बड़े पॉलिटिशियन, आर्थर कॉटन और जेसी लिवर मोर, जो उस टाइम के सबसे अमीर स्टॉक ट्रेडर थे। अब ये वो लोग थे जिनको उस टाइम पे लोग ऐसा कहते थे कि इन्होंने पैसों का सीक्रेट जान लिया है, मतलब द गेम ऑफ मनी को इन्होंने मास्टर कर लिया है। लेकिन 25 साल बाद इनमें से कोई भी अमीर नहीं था। चार्ल्स श्वाब बिल्कुल बैंकरप्ट यानी जीरो होके मरे और आखिरी के 5 साल वो उधारी से गुजारा कर रहे थे। सैमुअल इंसुल यूएस छोड़ के दूसरी कंट्री में एकदम गरीबी की हालत से मरे। क्रूगर और ऑथर एकदम पॉवर्टी में मरे। हॉवर्ड पागल हो चुके थे। एल्बर्ट और विटनी जेल से रिलीज हुए थे जब इनके पास कुछ भी नहीं था। लियोन और जेसी लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या। ये तो वही लोग थे जिन्होंने पैसों के खेल को मास्टर कर लिया था। तो इसका आंसर ये है कि मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी गॉन सून। मतलब अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो अगर आप दुनिया के सबसे अमीर से अमीर इंसान भी क्यों ना रहो, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसा साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने कहा है कि गेटिंग रिच इज अ डिफरेंट गेम बट स्टेइंग रिच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। और इसी तरह वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते। मतलब वो ये कहते कि अमीर बनना एक बिल्कुल अलग गेम है और अमीर रहना एक अलग ही गेम है। लेकिन रिच डैड इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू बुक में रॉबर्ट हमको 2 नहीं 5 लेवल बताते। अर्निंग योर मनी, प्रोटेक्टिंग योर मनी, कंट्रोलिंग योर मनी, ग्रोइंग योर मनी और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इन्हीं 5 चीजों के बेसिक्स को हम आज की वीडियो में समझेंगे, जैसे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगा। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा इस चैनल के जरिए गोल यही है कि मैं आप लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करूं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना। तो सबसे पहला पार्ट है अर्निंग योर मनी। तो रॉबर्ट का कहना है, और यही बात ऑलमोस्ट सारे रिच लोग कहते हैं, कि जब आप अपना करियर शुरू करते हो और आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऐसा जिसमें आपको सीखने शायद कुछ ना मिले लेकिन आपकी सैलरी काफी अच्छी हो, और दूसरा ऐसा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिले लेकिन सैलरी बहुत कम हो, तो आपको हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने जो अपने पहले जॉब पे सेल्स और मार्केटिंग स्किल सीखे थे, वो उन्हें अपने बिजनेस और बुक्स और दूसरी जगह लाइफ टाइम काम आए। या फिर अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने ग्रेजुएट होके बेंजामिन ग्राहम की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और पहले ही कह दिया कि मैं तो फ्री में काम करने के लिए रेडी हूँ। तो दुनिया के 99% लोग पैसे कमाने के इस स्टेप पे फेल इसलिए होते क्योंकि वो बिना कुछ काम किए या बिना कुछ दिए बस लेना चाहते। आप नेगोशिएट और डिमांड करके बहुत ही थोड़ा आगे जा सकते हो। इसीलिए जो स्मार्ट लोग होते वो पहले खुद वैल्यूबल बनते, फिर फ्री में काम करते अपनी वैल्यू शो करने के लिए, या फिर वो कुछ वैल्यूबल क्रिएट करते फिर उसे फ्री में लोगों को देते और फिर बाद में पैसा उनको पीछे पीछे फॉलो करता है। जैसे मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो काफी महीनों तक लोगों को फ्री में यूज करने दिया और अब लोग खुशी खुशी उसके लिए पे करते। फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा पार्ट है प्रोटेक्टिंग योर मनी। अब कुछ लोग पहले पार्ट में जो अर्निंग योर मनी होता है उसमें एक्सपर्ट तो हो जाते और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में 9 रिच लोगों का एग्जांपल देखा। या फिर बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अच्छी सैलरी भी कमा लेते, जैसे डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर बनके। और आप भी फ्यूचर में कभी ना कभी अच्छे पैसे कमाना सीख जाओगे। लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं या रिच हो पाते हैं। इसका रीजन ये है कि लोग इस प्रोटेक्टिंग योर मनी के गेम में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके पास थोड़े से पैसे आना शुरू होते तो फिर उसे लूटने वाले या उसमें से अपना हिस्सा लेने वाले भी आ ही जाते, जैसे आपके फेक फ्रेंड्स, फेक फाइनेंशियल एडवाइजर्स या सबसे डेंजरस बैंकर्स, ब्रोकर्स, इन्फ्लेशन और टैक्स। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, स्पेशली बैंकर्स, ब्रोकर्स और इन्फ्लेशन। लेकिन इस वीडियो में हम टैक्स की थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो जो बिलियनर्स होते हैं वो अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो अमीर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये प्रोटेक्टिंग योर मनी का कॉन्सेप्ट यानी इन्वेस्टमेंट और टैक्स अच्छे से समझ लिया है। तो रॉबर्ट हमें इस बुक में 3 टाइप की इनकम बताते हैं। सबसे पहली है अर्नड इनकम या फिर सैलरी इनकम। फिर दूसरी है पोर्टफोलियो या बिजनेस इनकम। इसका मतलब है कि आप सैलरी से हटकर अपने बिजनेस से जो भी कमाते हो वो इसमें आता है। जैसे अगर आपने कोई चीज 1 लाख रुपए में खरीद के 1.5 लाख रुपए में बेच दी तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये वो वाला इनकम होता है। और ये कोई भी चीज हो सकती है, आपकी कार, आपका घर एक्सेट्रा, जिसपे आपको टैक्स देना होता है। फिर तीसरा है पैसिव इनकम, जो आपके शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हम उसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो इन तीनों टाइप के इनकम को टैक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 टाइप के डायरेक्ट टैक्स रखे। इनकम टैक्स जो अर्न इनकम पे होता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो पोर्टफोलियो इनकम पे होता है,
और कैपिटल गेन्स टैक्स जो आपकी पैसिव इनकम पे होता है। अब इनकम टैक्स में आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है उसे सेव करने के लिए। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो टैक्स तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा ही। इसीलिए रिच लोग बहुत ही कम सैलरी लेते हैं, जैसे $1 पर ईयर की सैलरी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है और उसके बदले वो कंपनी के शेयर्स लेते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स तो आपको तब पे करना होता है जब आप अपने एसेट्स को सेल करते हो। तो रिच लोग ज्यादातर अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते, अपनी मेजोरिटी वेल्थ वही स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रखते और उसे ग्रो होने देते, और उसके बदले वो छोटा छोटा अमाउंट सेल करते रहते और फिर उसे ऐसी जगह यूज या इन्वेस्ट करते जहां टैक्स बहुत कम हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जिनमें हमें टैक्स बहुत कम लगता है और ये मेजोरिटी मिडिल क्लास लोगों को पता भी नहीं होता है। जैसे एक है REIT। REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हमें लाखों या करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, तो ये REIT कंपनीज एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह होती है जो पब्लिक से पैसा जमा करती है और फिर प्रॉपर्टीज बाय करती है, और फिर उन प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम मिलता है वो पब्लिक को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाता है, जो ज्यादातर टैक्स फ्री होता है। तो इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे आपका एक छोटा सा अमाउंट भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज में डाइवर्सिफाई होता है, प्लस आप आसानी से इसको बाय और सेल कर सकते हो, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह अपने डीमैट अकाउंट से। वरना प्रॉपर्टीज को एक्चुअली में खरीदना और बेचना एक बहुत ही डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो ये REIT का कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी न्यू है, वरना US में ये काफी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास इंडिया में भी ऐसे REIT होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे बहुत ही जल्द एक कंपनी है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट नाम से, जिसका REIT आने वाला है, जो एक 3200 करोड़ का IPO होगा, जिसका मार्केट कैप 15,150 करोड़ का होगा। इसको नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट यानी NST, जो इंडिया की सबसे बड़ी मॉल कंपनी है, और इसे ब्लैकस्टोन जो एक लीडिंग ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने इसे बैक किया है। तो इस REIT के पास टोटल 17 शॉपिंग मॉल्स है जो पूरे इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे नवी मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, और फिर इन मॉल्स में 1000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर है, जैसे ज़ारा, H&M, सुपरड्रा एक्सेट्रा, जो इन्हें रेंट पे करते हैं। और ये स्टोर्स काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक स्टोर का 3% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक मॉल में एक ही बड़ा स्टोर है जो इनको रेंट देता है, वरना अगर ऐसा होता तो वो रिस्की होता, क्योंकि अगर वो स्टोर बाय चांस कभी बंद होता है या बिजनेस नहीं कर पाता है तो इन मॉल ओनर्स का रेंटल इनकम रिस्की हो जाता है। और जिस तरह एक कंपनी को मैनेज किया जाता है, तो इसका भी एक मैनेजमेंट है जिसको लीड कर रहे हैं दलीप सहगल, जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट, FMCG और ऐसे सेक्टर्स में। अब ये REIT हमें डिस्ट्रीब्यूशन इनकम देता है, जिसका फर्स्ट ईयर का एस्टिमेट है 8.25% क्वार्टरली कंपाउंडेड और 3 साल का 9% क्वार्टरली कंपाउंडेड हो सकता है। अब दोस्तों ये REIT सेबी के सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। तो इनका पॉजिटिव साइड ये है कि इनमें फ्रॉड्स वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स देने पड़ते, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको इनसे रेगुलर इनकम मिलती है। लेकिन नेगेटिव साइड ये है, जिस तरह कंपनी के अपने रिस्क होते हैं, तो इसमें भी मार्केट, इंटरेस्ट और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, जिससे इनका परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आपको इस REIT के बारे में ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम आने वाले वीडियोस में उसे कवर कर लेंगे। फिर तीसरा पार्ट है कंट्रोलिंग योर मनी, जिसमें बजटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसके बेसिक्स को हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है कि कैसे आप 70-20-10 के रूल को फॉलो कर सकते हो, या फिर 50-40-10 रूल को, जिससे आप 10 साल के अंदर ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि रिच लोग ज्यादातर और भी ज्यादा एक्सट्रीम रूल फॉलो करते हैं, जैसे 90-9-1 रूल को, जिसमें 90% इन्वेस्टमेंट होता है, 9% उनके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं और 1% वो लग्जरी के लिए यूज करते हैं। क्योंकि ज्यादातर रिच लोग जो चीजें खरीदते, जैसे अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो उसे काफी ज्यादा चीप प्राइस पे खरीदते, किसी ऑक्शन से या प्राइवेट डील में एकदम आराम से वेट करके, जो उनकी नेटवर्थ का काफी छोटा सा हिस्सा होता है। मतलब वो बहुत ही स्मार्ट बायर होते हैं, और फिर वो उसे पब्लिकली काफी महंगे प्राइस पे शो करते कि देखो हमने इतना महंगा घर खरीदा। इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला, उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और दूसरा, उन्हें थोड़ा सा शो ऑफ करने मिल जाता है कि उन्होंने इतना महंगा घर खरीदा। और फिर हम भोले भाले मिडिल क्लास लोग उसे सच समझ लेते और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते, एक्चुअली में महंगी चीजें खरीद के। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम मिडिल क्लास लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर चौथा पार्ट है ग्रोइंग योर मनी। अब दोस्तों, अगर आप किसी भी मिडिल क्लास इंसान से पूछो कि वो अपने पैसों को ग्रो करने के लिए क्या कर रहा है, तो उनका जवाब होगा FD, गोल्ड, प्रॉपर्टी या बैंक की गारंटीड इनकम वाली पॉलिसीज, जैसे यूलिप, रिटायरमेंट प्लान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन रिच लोग इन सब में से किसी भी चक्कर में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बनी है मिडिल क्लास लोगों के लिए, उन्हें हमेशा मिडिल क्लास रखने के लिए। रिच लोगों को एक चीज अच्छे से पता होती है कि भले ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म में रिस्की होता है, लेकिन स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होता है। फिर लास्ट पार्ट है इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन।
अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आता है जो हमें स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता। तो सबसे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर किसी इंसान की सैलरी 50,000 पर मंथ की है और वो 50 लाख का एक बढ़िया सा घर खरीदता है 30 साल के लोन पे, तो उसके लिए एसेट हुआ या लाइबिलिटी? वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अब मैं आप लोगों को एक यंग और हैप्पीली मैरिड कपल की स्टोरी से रॉबर्ट कियोसाकी का पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। तो इस स्टोरी में सनी है और उसकी वाइफ हनी, ये दोनों ने लव मैरिज किया है और एक बहुत ही छोटे घर में रहते हैं और इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों जॉब करेंगे और अपने ड्रीम होम के लिए सेव करेंगे। और इसी तरह अब एक के बदले दोनों घर के मेंबर्स जॉब करने लगते हैं और इनके पास दो इनकम हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद ये पैसा जमा करके अपना ड्रीम होम खरीद लेते हैं लोन पे और फिर अपने अपने करियर पे फोकस करने लगते हैं। फिर उसके बाद इन्हें कार की जरूरत होती है और घर के लिए फर्नीचर और इंटीरियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो घर के स्टैंडर्ड के साथ मैच करती हुई ये कार भी लोन पे ले लेते और दूसरी चीजें भी खरीद लेते। तो जैसे जैसे इनकी इनकम ग्रो होती रहती है वैसे ही इनके एक्सपेंसेस भी ग्रो होते रहते और इसीलिए इनकी फैमिली के ईयरली इनकम स्टेटमेंट पे इनकम ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एक्सपेंस भी वैसे ही ग्रो हो रहे। और वैसे ही इनका पहला बच्चा होता है जिसके आते ही और बहुत सारे खर्चे आ जाते जिसके लिए वो काफी बार क्रेडिट कार्ड यूज करते। फिर एक दिन जब ये किसी फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान से मिलते जैसे अपने फ्रेंड रॉकी से, तो जब वो इनकी बैलेंस शीट ओपन करके देखता है तो उसमें इनके एसेट साइड में सिर्फ उनका एक घर होता है और दूसरी साइड में यानी लाइबिलिटी साइड में बहुत सारी चीजें जिसके लिए वो ईएमआई पे कर रहे हैं। और तब वो अपने फ्रेंड से पूछते कि वो अपनी इनकम और कैसे बढ़ाए, उनको कहीं से बहुत सारे पैसे कैसे मिल जाए तो फिर उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि ज्यादा पैसे इनके लिए कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि इनको एक्चुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। इनको लगता है कि एसेट सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है अपना घर। लेकिन एक्चुअली में एसेट वो चीज होती है जो हमारे जेब में पैसा डाले, फिर चाहे वो एक बार हो या हर महीने हो, यानी एक वन टाइम प्रॉफिट या मंथली इनकम, जैसे प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम या कोई बिजनेस या स्टॉक से मिले डिविडेंड इनकम या स्टॉक को सेल करके वन टाइम प्रॉफिट। और लाइबिलिटी वो चीज होती है जिनसे हमारी जेब से पैसे जाते रहते हैं, जैसे पर्सनल यूज की कार, आपको उसका मेंटेनेंस, पेट्रोल और ईएमआई भरना होता है, या अपने लिए एक बड़ा घर ले लेना, उसकी ईएमआई पे करनी होती है और मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। और इसीलिए मिडिल क्लास लोग जिन्हें इनकम सैलरी से मिलती है लेकिन सभी के पास कोई ना कोई लाइबिलिटी होती है, जैसे लोन पे घर, लोन पे कार, क्रेडिट कार्ड के बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सबसे पहले उनकी इनकम उस लाइबिलिटीज को खत्म करने में चली जाती है और फिर वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसे यूज करते हैं, जैसे फूड, लाइट बिल एक्सेट्रा। और बचे हुए पैसों को वो खुशी खुशी यहाँ वहाँ स्पेंड कर देते, जैसे नई आईफोन में, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने एक एसेट यानी घर तो लेके रखा है और इसीलिए इनके एसेट का कॉलम घर के अलावा पूरा खाली होता है। और इसीलिए एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपनी पूरी लाइफ में काम करते रह जाता है क्योंकि पूरी लाइफ टाइम में 60-70 की एज के बाद उनके पास बचता क्या है, सिर्फ एक घर, जिससे ना आप अमीर कहलाते हो और ना ही फाइनेंशियली फ्री। लेकिन रिच लोग शुरू में काफी कम एक्सपेंसेस पे रहते और सबसे पहले वो अपने एसेट को भरने की पूरी कोशिश करते और काफी जल्दी उनके इतने एसेट्स हो जाते जो मिडिल क्लास लोग कभी सोच भी नहीं सकते, जैसे स्टॉक्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, बिजनेस, रॉयल्टी इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनके इस एसेट से ही उनकी इनकम जनरेट होती रहती है, जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है। और फिर फाइनली वो कुछ लाइबिलिटीज लेते जैसे घर, जिससे उनकी टैक्स सेविंग हो सके, और ये लाइबिलिटीज वो उन्हीं एसेट की इनकम से बाय करते और फिर बची हुई इनकम से वो और ज्यादा एसेट्स को बाय करते रहते, जिससे उनका एसेट का कॉलम और ज्यादा बढ़ते रहता है। वो नए नए तरह के एसेट्स अपने बैलेंस शीट में ऐड करते रहते, जिससे एक अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होता रहता है। और इसीलिए जो लोगों की करोड़ों की और मिलियंस की लॉटरी लग भी जाती है तो भी वो 5-10 साल के अंदर वापस जीरो हो जाते। लेकिन जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते वो अपनी लाइफ में और ज्यादा रिच बनते रहते, क्योंकि पैसों की कमी प्रॉब्लम नहीं होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि रिच डैड कहते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हो ये खेल उस चीज का नहीं है, बल्कि इस चीज का है कि आप उसे कैसे रखते हो और वो पैसा आपके लिए कितना ज्यादा मेहनत करता है और फिर वो कितने जनरेशन तक मेहनत करते रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी फाइनेंशियल